द विजार्ड स्टडी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। करंट अफेयर्स क्विज की श्रृंखला का 18 सितंबर का करंट अफेयर्स आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूँ। आइए इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पुदुचेरी तट पर लाल ज्वार देखा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा लाल ज्वार के बनने का कारण है? पहला है कि सीवेज का समुद्र में मिल जाना, दूसरा है समुद्री धाराओं का उलट जाना, और तीसरा है कि तटीय जल में पोषक तत्वों की सांद्रता में वृद्धि। पोषक तत्व की सांद्रता में वृद्धि का मतलब है कि जैसे पोषक तत्व की सांद्रता बढ़ेगी तो शैवाल बहुत ज्यादा भर जाएंगे। जैसे नदियों में होते हैं, नदियों में भी शैवाल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जब पोषक तत्व जितने लिमिट चाहिए उससे ज्यादा। जैसे कि आप इसको सामान्य इंसान से समझ सकते हैं कि जो आवश्यकता से ज्यादा खाना खाता है तो उसका शरीर जो फैलता चला जाता है तो वो है पोषक तत्वों की सांद्रता में वृद्धि हो गई, फैल गया है, मोटा ज्यादा हो गया। वैसे ही नदियों में जहाँ पे पोषक तत्व की सांद्रता में वृद्धि होगी वहाँ पे शैवाल और जो वनस्पतियां हैं उनकी इतनी ज्यादा संख्या हो जाएगी कि वहाँ पे ऑक्सीजन की वहाँ पे ढेरों जीव जंतु जो हैं वो मरने लगेंगे, इतनी ज्यादा पोषक वहाँ वनस्पतियां हो जाएंगी। तो ये भी एक कारण होता है। तो इसका आंसर ये तीनों सही है, तीनों चीजें होती हैं जिसके कारण से लाल ज्वार उत्पन्न होता है। दूसरा प्रश्न है कि व्हाइट फास्फोरस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि इसे औपचारिक रूप से रासायनिक हथियार सम्मेलन के तहत विनियमित किया जाता है, और दूसरा है कि इसे एक रासायनिक हथियार माना जाता है। ऊपर के दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है ना तो ए और ना ही दो। विश्लेषण समझ लें तो सफेद फास्फोरस को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, लेकिन इसके उपयोग को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत विनियमित किया जाता है। इसे रासायनिक हथियार नहीं माना जाता है क्योंकि इसकी परिचालन उपयोगिता मुख्य रूप से विषाक्तता के बजाय गर्मी और धुएं के कारण होती है। तो ये रासायनिक हथियार नहीं है व्हाइट फास्फोरस। अगला प्रश्न है कि फिट फॉर 55 पैकेज अक्सर निम्नलिखित में से किससे संबंधित समाचारों में देखा जाता है? तो ये यूरोपीय संघ। फिट फॉर 55 पैकेज 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 55% तक कम करने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा विधायी प्रस्तावों का एक सेट है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के लिए पहला है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना, दूसरा है महासागर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण को बढ़ाना, और तीसरा है प्राकृतिक अपक्षय प्रक्रियाओं को बढ़ाना। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुने। इसमें पहला है कि केवल एक, दूसरा सिर्फ दो, और तीसरा 3, और चौथा है कोई नहीं। इसका आंसर सी है, समझ लें। कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन CDR जिसको कहते हैं, यह वायुमंडल से CO2 को निकालना है और संग्रहित करना है। इसमें प्रत्यक्ष वायु कैप्चर, भूमि प्रबंधन, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना, महासागर द्वारा CO2 का अवशोषण बढ़ाना और प्राकृतिक अपक्षय प्रक्रियाओं को बढ़ाना जो वायुमंडल से CO2 को हटाती हैं। यानी कि तीनों जो हैं ये इसमें इस्तेमाल होते हैं। तीनों तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, हटाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला है कि कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र अक्सर किससे संबंधित समाचारों में देखा जाता है? तो ये यूरोपीय संघ, कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र। यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र यूरोपीय संघ का उपकरण है जो यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले कार्बन गहन वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन पर उचित मूल्य निर्धारित करता है और गैर यूरोपीय संघ के देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। ये डिटेल है जिसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि डे जीरो शब्द हाल ही में समाचार में किससे संबंधित देखा गया है? तो ये है जलापूर्ति का। बंगलुरु शहर ने दशकों में सबसे खराब जल संकट देखा है, जिसने भारत में शहरी जल संकट के मुद्दे को उजागर किया। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न सूखे की स्थिति के कारण जल संसाधन दुर्लभ होते जा रहे हैं, जिसे डे जीरो कहा जाता है। ठीक, तो ये
जलापूर्ति से जुड़ा हुआ मामला है। बेंगलुरु शहर आपको याद अगर ध्यान में हो तो अभी हाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, जब पूरा शहर भूमिगत जल यहाँ बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं, इसलिए वहाँ एक जल संकट बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि बबूल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह कृषि के लिए उपयुक्त एक 12 मासी पेड़ है, और दूसरा है कि यह वायु रोधक के रूप में काम करता है। ऊपर दिए गए कथन में कौन सही है? इसका आंसर केवल 2 है, यानी कि वायु रोधक वाला सही है, बाकी कृषि के लिए उपयुक्त है ये गलत है। स्पष्टीकरण में देख लें तो बबूल, जिसे गम अरेबिक अकेसिया निलोटिका वैज्ञानिक नाम है इसका, उसके नाम से जाना जाता है, यह 12 मासी पेड़ है जो सीमांत भूमि पर पनप सकता है, जो कृषि के लिए अनुपयुक्त है। यहाँ कहा जा रहा है कृषि के लिए उपयुक्त एक 12 मासी, इसलिए पहला पॉइंट जो है वो गलत है। ये कृषि के लिए अनुपयुक्त है और सूखे और बाढ़ दोनों जगह जीवित रह सकता है, यानी कि ये मरुस्थलीय क्षेत्र में ज्यादातर वहां के लिए उपयुक्त होता है। सीमांत भूमि का मतलब है कि जहाँ कृषि योग्य भूमि समाप्त हो रही होती है लास्ट पॉइंट पे। बबूल के बीज अत्यधिक पौष्टिक होते हैं और यह पेड़ वायुरोधक और जैव विविधता के लिए आश्रय स्थल का काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग फलीदार पौधे के रूप में यह खनन और कटाव से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में सुधार में भी मदद करता है। बबूल के कई सारे फायदे होते हैं, इसलिए ज्यादातर जहां बारिश नहीं होते हैं, सूखा प्रभावित क्षेत्र होता है, वहां बबूल होता है। एपिस मेलिफेरा शब्द अक्सर निम्नलिखित में से किससे संबंधित समाचारों में देखा जाता है? तो ये मधुमक्खियों का है। हालिया अध्ययन में पाया गया है कि एपिस मेलिफेरा शहरी इलाकों में रोगाणुरोधी प्रतिरोध के प्रसार का पता लगाने के लिए एक प्रभावी जैव मॉनिटर हो सकता है। पश्चिमी मधुमक्खी या यूरोपीय मधुमक्खी दुनिया भर में पाई जाने वाली मधुमक्खियों की 7 से 12 प्रजातियों में से सबसे आम है। यह यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका मूल के निवासी हैं। यह अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप में पाया जा सकता है। तो ये एपिस मेलिफेरा मधुमक्खियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा प्रसिद्ध काली टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में। काली टाइगर रिजर्व एक संरक्षित क्षेत्र बाघ रिजर्व है, जो यह भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तरी कन्नड़ जिले में स्थित है। यह रिजर्व बंगाल टाइगर, ब्लैक पैंथर और भारतीय हाथियों के अलावा अन्य जीवों के लिए निवास स्थान है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में रहा नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कुमार नल्लूर देवी मंदिर किस स्थान पर स्थित है जो अपनी अनूठी श्री चक्र स्थापत्य शैली और ऐतिहासिक भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है? तो ये कोट्टायम के केरल में स्थित है। केरल में कोट्टायम में स्थित है। कुमार नल्लूर देवी मंदिर कोट्टायम केरल में स्थित है। इसका इतिहास 10वीं शताब्दी के राजा चेरामन पेरुमल के शासनकाल का है। इसमें नालाम्बलम और श्री कोविल में एक दुर्लभ श्री चक्र शैली है। हैंडल सहित एक अंगूठी जैसी संरचना एक दुर्लभ वास्तुशिल्प तत्व है और यह भक्ति और कलात्मक प्रतिभा के मिश्रण का उदाहरण है। मंदिर के भित्ति चित्र 14 अलग अलग खंडों में फैले हुए हैं, जिन्हें चित्रकांड के नाम से जाना जाता है। ये जीवंत कलाकृतियां मुख्य रूप से भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाती हैं। भित्ति चित्र श्रृंखला मंदिर के दाहिने और मंदिर के मुख्य देवी कात्यायनी देवी की छवि के साथ शुरू होती है। तो ये कुमार नल्लूर देवी का मंदिर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के नागरिक विमानन क्षेत्र के अंतर्गत एक पहल नहीं है? उड़ान, पहला है कि उड़ान आरसीएस योजना से किफायती यात्रा के साथ क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा है कि NABH निर्माण पहल, जिसका उद्देश्य हवाई अड्डे की क्षमता बढ़ाकर प्रति वर्ष 1 बिलियन यात्राएं संभालना है। तीसरा है कि प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए नए राष्ट्रव्यापी हाई स्पीड रेल नेटवर्क का शुभारंभ। और चौथा है कि रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल क्षेत्र के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी। तो इसमें सी नंबर जो है वो गलत है, बाकी सब सही है और उसके डिटेल आप देख ही रहे हैं। इसमें आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत समझ लें कि 2030 तक भारत तीसरा
सबसे बड़ा हवाई यात्री बाजार बन जाएगा, चीन और अमेरिका के बाद, 2030 के बाद। दक्षिण एशिया के एयरलाइन यातायात की घरेलू यातायात का योगदान 69%। भारत की हवाई अड्डा क्षमता 2023 तक प्रति वर्ष 1 बिलियन यात्राएं संभालने की हैं और प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए एक नए राष्ट्रव्यापी हाई स्पीड रेल नेटवर्क का शुभारंभ नागरिक विमानन उद्योग की पहल नहीं है। ठीक, रेल नेटवर्क है, इसलिए नागरिक विमानन उद्योग की पहल नहीं है, क्योंकि ये रेल नेटवर्क है तो रेल मंत्रालय का होगा। उड़ान जो है RCS योजना किफायती यात्रा के साथ क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। NABH निर्माण पहल का उद्देश्य नेक्स्ट जेन एयरपोर्ट फॉर भारत कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष 1 अरब यात्राओं को समायोजित करने के लिए हवाई अड्डों की क्षमता को 5 गुना से अधिक बढ़ाना है। 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी गई है। संपर्क रहित यात्रा को सक्षम बनाने के लिए प्रमुख हवाई अड्डों पर DG यात्रा शुरू की गई है। तो ये सब ये जो योजनाएं हैं जिसकी चर्चा यहाँ की गई है उसका डिटेल है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। अगला है कि मुन्नार के पास चोकरामुड़ी हिल्स अवैध निर्माण और भूमि अतिक्रमण के कारण नीलकुरिंजी पौधों के महत्वपूर्ण विनाश का सामना कर रहे हैं। इस संदर्भ में नीलकुरिंजी पौधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि नीलकुरिंजी पश्चिमी तट में पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और जैव विविधता के प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करता है और विभिन्न वन्य जीवन को आकर्षित करता है। यह विशेष रूप से पश्चिमी तट के वर्षा वन में पाया जाता है। कथन कौन सा सही है? तो इसमें केवल एक सही है कि नीलकुरिंजी पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और जैव विविधता के प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करता है और यह विशेष रूप से पश्चिमी घाट के वर्षा वन में पाया जाता है। ये गलत है। यह पश्चिमी घाट के 16 जंगलों में पनपता है, न कि वर्षा वन में। ठीक, यहाँ डिटेल दिया गया है, जो भी एक्स्ट्रा जानना चाहे तो उसको आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हीलियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हीलियम का उपयोग रॉकेट ईंधन टैंकों पर दबाव डालने और ईंधन दहन के दौरान दबाव बनाए रखने के लिए किया जाता है। और दूसरा है कि हीलियम अत्यधिक क्रियाशील है और रॉकेट इंजन में ईंधन के साथ आसानी से जल सकती है। इसमें कौन सा सही है? तो ये केवल एक सही है कि हीलियम का उपयोग रॉकेट ईंधन टैंकों के पर दबाव डालने और ईंधन दहन के दौरान दबाव बनाए रखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह समुद्री मौसम विज्ञान और जल विज्ञान ऊर्जा रूपों को शामिल करते हुए महासागर ऊर्जा संसाधनों की क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और दूसरा है कि इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया है। इसमें केवल एक सही है कि यह समुद्री विज्ञान और जल विज्ञान ऊर्जा रूपों में को शामिल करते हुए महासागर ऊर्जा संसाधनों के क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये सही है। डिटेल समझ लें तो यह हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने भारतीय EEZ के एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस के विकास की घोषणा की है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने इसने बनाया है एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस। यह समुद्री मौसम संबंधी और जल विज्ञान संबंधी ऊर्जा रूपों को शामिल करते हुए महासागरीय ऊर्जा संसाधनों की विशाल क्षमता को प्रदर्शित करता है। ठीक, इसका विकास इसरो ने नहीं किया है। ये सीधे सीधे आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह एक सैन्य सीमांकन रेखा है जो जम्मू कश्मीर के भारतीय और पाकिस्तानी नियंत्रित भागों को अलग करती है। दूसरा है कि इसे आधिकारिक सीमा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। कौन कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही है कि आधिकारिक सीमा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। औषधि एवं जादुई उपचार आपत्तिजन विज्ञापन अधिनियम 1954 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अधिनियम के अंतर्गत विज्ञापन शब्द सभी सूचनाओं, लेबलों, आवरणों और मौखिक घोषणाओं पर
लागू होता है। और दूसरा है कि यह अधिनियम विज्ञापनों के प्रकाशन में शामिल सभी व्यक्तियों और संस्थाओं पर लागू होता है, जिनमें निर्माता, वितरक और विज्ञापनदाता शामिल हैं। तीसरा है कि यदि कोई कंपनी अधिनियम को लागू करती है तो उसे व्यावसायिक परिचालन के प्रभारी व्यक्ति भी दोषी माने जा सकते हैं। तो इसमें ये तीनों सही हैं, इसलिए इन तीनों को ध्यान में आपको रखना चाहिए। सीधे सीधे इस अधिनियम के बारे में पूरा डिटेल यही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में आए सेल्यूलाइटिस रोग के संबंध में कथनों पर विचार करें। यह बैक्टीरिया के कारण होने वाला त्वचा का एक गंभीर गहरा संक्रमण है। और दूसरा है कि यह अत्यंत संक्रामक है। तो इसमें केवल एक सही है। यह बैक्टीरिया के कारण होने वाला त्वचा का एक गंभीर गहरा संक्रामक रोग है। यह आमतौर पर आपके शरीर के निचले हिस्से को प्रभावित करता है, जिसमें आपके पैर, पंजे और पैर की उंगलियां शामिल है। हालांकि यह आपके शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। यह आमतौर पर आपके चेहरे, बाह, हाथ और उंगलियों पर दिखाई देता है। सामान्यतः त्वचा भी सेल्यूलाइटिस से प्रभावित हो सकती है, लेकिन यह आमतौर पर किसी भी प्रकार के चोट के कारण त्वचा के टूटने के बाद होता है, जिसमें आघात या सर्जरी शामिल है। यह संक्रमण तब होता है जब बैक्टीरिया सबसे अधिक सामान्य स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस त्वचा में किसी दरार या टूटने के माध्यम से प्रवेश करता है। तो ये विशेष कारणों से होता है, ना कि संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग कहने का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे में फैल जाना, तो ये उस ढंग का रोग नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाल ही में समाचारों में आए सिंट्रेटस पर्लमनी का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो परजीवी ततैया की एक नई प्रजाति है सिंट्रेटस पर्लमनी। यह एक परजीवी ततैया की नई प्रजाति है। यह वयस्क फल मक्खियों को संक्रमित करने वाला एक पहला ततैया है, जो संबंधित ततैया प्रजातियों के विपरीत है, जो आमतौर पर मक्खियों के लार्वा और प्यूपा अवस्था को निशाना बनाते हैं। इन फल मक्खियों को परजीवी के बजाय परजीवी माना जाता है, क्योंकि हमेशा अपने मेजबान को मार देता है, जबकि परजीवी आमतौर पर उन्हें जीवित छोड़ देते हैं। मादा एस पर्णमली ततैया अंडाधानी नामक एक विशेष अंग का उपयोग करके वयस्क फल मक्खियों के पेट में सीधे अंडे डालती है। अगले 18 दिनों में अंडे ततैया और लार्वा में विकसित हो जाते हैं, जो मेजबान के अंदर धीरे धीरे बढ़ते हैं और अंततः उसके शरीर से बाहर निकलकर मक्खियों को मार देती हैं। शोध दल मिसिसिपी, अलाबामा और उत्तरी कैरोलिना सहित पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में एस पर्लमनी का साक्ष्य मिला है। तो ये एक अलग ही दुर्लभ प्रकार की प्रजाति है, जो काफी सारे विशेष गुण धारण करते हैं। ये ततैया की प्रजाति है। अगला प्रश्न है कि इन्वेस्ट इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है और भारत में निवेश के लिए प्रथम संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करती है। दूसरा है कि इसे वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के तत्वावधान में एक गैर लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। इसमें केवल एक सही है, दूसरा गलत है। यह वित्त मंत्रालय नहीं बल्कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तत्वावधान में एक गैर लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये था आज का क्विज का 18 सितंबर का प्रश्न। आज के लिए इतना ही। इसी ढंग के अन्य अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।